स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल NCERT जिंदाबाद में। जैसा कि हम जानते हैं, हम कल पढ़ चुके थे। कल हम पहुंच चुके थे जो अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान था, उसके बारे में हम पूरे डिटेल से पढ़ चुके थे। जैसे थोड़ा रिवीजन करता हूं मैं आपका। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब दक्षिण भारत अभियान चल रहा था तो जो मलिक काफूर था, जिसे वो 1000 स्वर्ण मुद्राओं में जीत कर लाया था अलाउद्दीन खिलजी, जो कि एक किन्नर था मलिक काफूर। ठीक है, तो वह 1000 स्वर्ण मुद्राओं में आया था, इसलिए उसे 1000 दिनारी भी बोला जाता है। ठीक है, तो वही जो दक्षिण भारत अभियान में पहुंचा था अलाउद्दीन खिलजी को तो जिताने के लिए, तो उसने इस तरीके से अटैक किया था। मैंने आपको कल बताया था। तो जब वो आया तो उसने देखा कि इधर भी पानी, उसे चारों तरफ पानी दिखाई दिया। तो उसने ये कहा कि अब शायद इससे आगे कहीं भी ज़मीन नहीं है, इसलिए उसने जो अलाउद्दीन खिलजी था उसको बहुत विश्व विजेता भी घोषित कर दिया था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब बात आती है चित्र 2 की। आज हम पढ़ने वाले हैं चित्र 2 के बारे में। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो अंत तक देखना, अच्छी लगेगी तो उसे लाइक भी कर देना। तो देखो, 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, ये कब बनी है? 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें। तो देखो, ये मस्जिद दिखाई दे रही होगी आपको, और इसकी मीनारें हैं। ठीक है, ये वाली ये पूरी मस्जिद है। ठीक है, इस तरीके की। तो यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। ठीक है, मतलब यह जो जामा मस्जिद है ये सुल्तानों के द्वारा जो सबसे पहला शहर बनाया गया था उसमें स्थित है। इतिहास में इस शहर को जो बोला जाता है वो बोला जाता है दहली ए कोहना। मतलब अगर कोई पूछे कि दिल्ली के क्षेत्र में सबसे पहले सुल्तानों ने कौन सा शहर बसाया था, तो उसका नाम था दहली ए कोहना। ठीक, दहली ए कोहना, जिसे हम पुराना शहर कहते हैं। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। मीनार 3 सुल्तानों ने बनवाई, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह। फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। क्लियर हुआ? अब देखो मस्जिद, अगर मैं इसको डिटेल से बात करूँ इसी के बारे में जो पढ़ा हमने अभी तक, तो देखो इसका मतलब ये है, जो 12वीं सदी का जो आखिरी दशक होता है, जो आखिरी की 10 सालें होती हैं, ठीक है, तो उसमें एक मस्जिद बनी थी जिसका नाम था कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, और उसकी मीनारें भी बनी थी, तो इसका नाम दिया गया। तो ये जो जामा मस्जिद थी, जामा मस्जिद का मतलब आप समझ रहे होंगे, इसमें नमाज़ पढ़ी जाती थी। ठीक है, तो ये जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाई गई थी। और कौन कौन से सुल्तानों द्वारा बनाई गई थी, तो फिर आप जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक, इनके द्वारा बनाई गई थी। तो कौन से शहर में स्थित है? तो दिल्ली में जो सबसे पहला शहर जो सुल्तानों ने बसाया था उसमें बनाई गई। तो कौन सा सबसे पहला शहर था? उसका नाम था दहली ए कोहना, जिसे हम पुराने शहर से भी जानते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ आप समझ के चलना। अब आगे चलते हैं। अब बात आती है मस्जिद क्या चीज़ होती है। तो देखो, मस्जिद के बारे में अगर हम पढ़ें तो यह अरबी शब्द है। ठीक है, ये अरबी शब्द है मस्जिद, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान जो लोग होते हैं वो अल्लाह की आराधना में सजदा, यानी सजदा का मतलब होता है घुटने और माथा टेक कर। ठीक है, मतलब सजदा, कोई बोलता है सजदा कैसे किया जाता है? सजदा किया जाता है किसी के समक्ष बैठकर घुटनों द्वारा, मतलब घुटनों पर बैठकर उसके आगे माथा टेकना ही सजदा होता है। ठीक है, तो अल्लाह की आराधना और सजदा करते हैं बहुत सारे मुसलमान इकट्ठे होकर, ऐसा स्थान को बोलते हैं मस्जिद। ठीक है, अब देखो जामा मस्जिद का मतलब क्या? तो मस्जिद जामी वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्माननीय और विद्वान पुरुष को इमाम यानी कि नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश यानी कि खुतबा भी देता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं। ठीक है, और भारत में अगर मक्का की जो दिशा होती है वो देखी जाए तो पश्चिम की ओर पड़ता है मक्का। ठीक है, तो मक्का की ओर दिशा को बोलते हैं किबला। क्लियर? अब देखो, कहने का मतलब ये है मस्जिद क्या है। तो मस्जिद एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है कि ऐसा स्थान जहाँ पर मुसलमान लोग जो होते हैं अपने अल्लाह की आराधना करते हैं, सजदा करते हैं। ठीक है, और अगर कोई ये पूछे जामा मस्जिद क्या है, तो जामा मस्जिद ऐसी जगह है जहाँ नमाज़ तो यहाँ पे भी पढ़ी जाती है, लेकिन जहाँ पर बहुत सारे मुसलमान इकट्ठे होते हैं और उन मुसलमानों से जो बहुत सम्माननीय होता है, बहुत विद्वान होता है, उसी को वो मान लेते हैं इमाम। ठीक है, इमाम मान लेते हैं, इमाम का मतलब नेता मान लेते हैं, उसे बैठा देते हैं सबसे आगे। तो वो क्या करते हैं, पूरा नमाज हो जाती है, उसके बाद अपने धर्म के उपदेश देते हैं, और जो धर्म को उपदेश देते हैं उसी चीज़ को बोला जाता है खुतबा। क्लियर? अब जो नमाज के दौरान जो मुसलमान जो होते हैं वो किस तरफ मुँह करते हैं, तो वो करते हैं अपने भारत के जो मुसलमान हैं वो करते हैं पश्चिम की तरफ। क्यों करते हैं? क्योंकि हमेशा मुसलमान जो नमाज़ पढ़ते हैं वो अपने मक्का जो जगह है एक मक्का, तो मक्का की तरफ
मुँह करके पढ़ते हैं। अब इसकी जो कहानी मैं आपको बता चुका हूँ, जो पैगंबर हजरत थे उनके बारे में आपको बता चुका हूँ, मोहम्मद साहब के बारे में, ठीक है। तो वो वहीं पे जन्मे थे, इसलिए उसी के तरफ मक्का की तरफ हमेशा चेहरा करके या मुँह करके उसी दिशा में बैठकर नमाज़ पढ़ी जाती है। क्लियर। तो हमारे भारत में जो मक्का है, हमारे भारत में पश्चिम की ओर पड़ती है, इसलिए हमारे भारत में जितने भी लोग हैं, मुसलमान लोग जो नमाज़ पढ़ते हैं, वो हमेशा मक्का की तरफ मुँह करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो जामा मस्जिद में जितने भी लोग बैठते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, वो सब पश्चिम की ओर मुँह करके बैठते हैं। क्लियर। अब जो मक्का की ओर की दिशा जो है, इसी को बोला जाता है किबला, ठीक। अब पढ़ते हैं आगे, देखो चित्र 3। तो बेगमपुरी मस्जिद, बेगमपुरी मस्जिद ये है मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहाँपना विश्व की शरण स्थली भी बोला जाता है, ठीक है। जो जहाँपना जो थी जगह बनाई इन्होंने दिल्ली में, उसकी नई राजधानी जहाँपना विश्व की शरण स्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। मानचित्र 1 में जहाँपना को ढूंढिए। तो देखो अगर हम जहाँपना देखें तो उसी में जो हमने पहले देखा था, यही है कि ये नहीं है, हमने देखा था, आपको भी दिखाया था, जो मानचित्र 1 था। यहाँ पे देखो, इसमें जहाँपना देखो कहाँ पर है, तो ये देखो सीरी के पास में ही है जहाँपना। ये जो जगह है यहाँ पर बनाई गई थी ये वाली मस्जिद। क्लियर। अब आगे चलते हैं, चित्र 2 आ गया, बयान आ गया, हाँ ये रहा। देखो तो ये वाली जो मस्जिद है ये है, ठीक है। ये देख लो, इस तरीके की मस्जिद थी ये, इसका नाम था बेगमपुरी मस्जिद। क्लियर। क्या नाम था? बेगमपुरी मस्जिद। अब देखो आगे चलते हैं, इसका अब देखो पूरा अगर इसका सारांश देखें तो ये है बेगमपुरी मस्जिद, ये है मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में, जो तुगलक वंश के शासक था मोहम्मद तुगलक, उसके राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहाँपना, मतलब ये जहाँपना थी वह दिल्ली में उसकी नई राजधानी थी, किसकी? मोहम्मद तुगलक की, ठीक है। वहाँ पर ये बनवाई गई थी मुख्य मस्जिद के तौर पर। क्लियर। अब देखो ये हो गया, ये हो गया। अब आगे चलते हैं, दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाईं। दिल्ली के सुल्तान जितने भी उपमहाद्वीप है सब जगह मतलब मस्जिदें बनवाईं। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता था। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न करने में भी मस्जिदें सहायक थीं। एक समुदाय का अंग होने के बोध को प्रबल करना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान जो लोग थे वो अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते थे। कहने का मतलब ये है, देखो ये मस्जिदें बनवाने का मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हो भूत क्यों चढ़ा। तो इससे ये है, देखो जितने भी सुल्तान थे वो सारे उपमहाद्वीप में मस्जिदें बनवा रहे थे, वो इसलिए बनवा रहे थे क्योंकि उससे क्या है, जितने भी मुसलमान लोग होते थे वो सोचते थे कि हाँ भाई ये जो शासक है ये इस्लाम धर्म का रक्षक है, ठीक है, और मुसलमान है, इसका मतलब ये है, ठीक है। मतलब इस तरीके के दावे का बल मिलता था कि भाई हाँ ये चीज़ हम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है, ठीक है। अब देखो और जो इसकी दूसरी बात ये भी थी, क्योंकि जो अदर देशों से जो लोग आते थे वो ज़्यादातर मुसलमान होते थे, या फिर जितने भी मुसलमान होते थे वो सब दूसरे देशों से आते थे, ऐसे समझ के चलो, ठीक है। तो उन्हें भी मतलब एक अपनी संस्कृति मिलती थी, तो उनका भी एक अलग भाव होता था, ठीक है ना, इसलिए और बनाना ज़रूरी था। अब देखो चित्र जो चौथा है ये, इसका नाम है मोठ की मस्जिद। ये वाली जो दिख रही है ये है मोठ की मस्जिद। ये सिकंदर लोदी के शासनकाल में उसके मंत्री द्वारा बनवाई गई थी। क्लियर। और चित्र 5 है ये वाला, ये है जमाली कमाली की मस्जिद, ठीक है। इसका क्वेश्चन बहुत आता है, जमाली कमाली वाली मस्जिद कहाँ पर है। तो देखो जमाली कमाली की मस्जिद जो है 1520 के दशक के आखिरी दिनों में निर्मित की गई, लेकिन है कहाँ पर ये आपके लिए होमवर्क का, आप ये सर्च मारो, ओके। वैसे तो आप अगर सेंस लगाएंगे तो आपको यहीं पे आंसर मिल जाएगा, अगर आप सेंस लगाएंगे तो, ठीक है ना, हाँ। और वैसे आप सर्च मारना तो और ज़्यादा अच्छा है, फिर जब आप सर्च मारेंगे उसके बाद कहेंगे अरे यार सर सही कह रहे थे, सेंस से ही हो जाता, ठीक है। अब देखो खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समीकरण नज़दीक से एक नज़र। कहने का मतलब ये है, खिलजी और तुगलक वंश जब था तो प्रशासन किस तरीके से चलता था, ठीक है, तो उस पर एक नज़र डालते हैं। तो देखो दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए, ठीक है ना, जो विशाल साम्राज्य था उसके समेकन के लिए अगर देखा जाए तो एक विश्वसनीय सूबेदारों प्रशासकों की ज़रूरत थी, ठीक है। मतलब अगर दिल्ली जैसे विशाल साम्राज्य में, ठीक है, और अगर प्रशासन देखा जाए तो कैसे रखा जाएगा, कैसे नियंत्रण करा जाएगा, उसके लिए बहुत विश्वसनीय सूबेदार होने चाहिए, प्रशासक होने चाहिए, उनकी ज़रूरत थी। तो दिल्ली के जो आरंभिक सुल्तान थे, विशेषकर इल्तुतमिश, तो जो इल्तुतमिश था वो वहाँ के जो सामंत थे उन पर, और ज़मींदार थे, मतलब ज़मींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बदगां, ठीक है, बंदगां कहा जाता है। कहने का मतलब ये है, जो दिल्ली के आरंभिक सुल्तान थे जिसमें एक इल्तुतमिश है खासकर, तो इल्तुतमिश क्या करता था, जो सामंत लोग थे और ज़मींदार थे उनके स्थान पर
अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करता था। वो कहता था भाई मुझे इन पर ज़्यादा भरोसा नहीं है, मैं तो अपने गुलामों को सूबेदार नियुक्त करूँगा, ठीक है, और यही ज़्यादा पसंद करता था वो। तो इन गुलामों को फ़ारसी में बोला जाता था बंदगां, ठीक है। इन्हें सैनिक सेवा के लिए ख़रीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित भी किया जाता था। चूँकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे ये लोग, इसलिए सुल्तान भी हमेशा विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। कहने का मतलब ये देखो, जब जो गुलाम थे उनके, तो उन्हें गुलाम नहीं बोलते थे, वो बोलते थे उन्हें बंदगां, ठीक है। तो जब बंदगां बोलते तो कहने का मतलब ये, वो लोग पूरी तरह से अपने राजा पर निर्भर होते थे, मतलब राजा से मतलब सुल्तान पर। तो सुल्तान भी अपनी पूरी तरह से उन पर निर्भर हो सकता था कि भाई ये जाएंगे कहाँ, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये हो गया। अब चलते हैं आगे। अब बात आती है बेटों से बढ़कर गुलाम, मतलब गुलामों की कितनी अहमियत थी, तो वो आप देखेंगे अब। तो देखो, सुल्तानों को सलाह दी जाती थी कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा है और आगे बढ़ाया है, उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी ज़िंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। समझ में आया, ये चीज़ थी तब। अब आगे चलते हैं। तो देखो, बात आती है आश्रित। तो आश्रित शब्द का मतलब क्या, तो आप वैसे भी जानते हैं निर्भर होना, तो जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो उस पर निर्भर हो। आश्रित का मतलब ये, जैसे मान लो अगर आप बच्चे हैं तो आप पूरी तरह से अपने माँ बाप पर आश्रित होते हैं। अगर आप खुद सोचो, अगर वो खाना बना के ना दें तो आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप कुछ कमाने चले जाओ और खा लो जाके कहीं। आप पूरी तरह अपने माँ बाप पर आश्रित हैं, मतलब आप अपने माँ बाप के संरक्षण में हैं और उन पर निर्भर हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं आश्रित। अब देखो, खिलजी तथा तुगलक शासक बंदगां का इस्तेमाल करते रहे, मतलब खिलजी और तुगलक शासनकाल जो था उसमें गुलामों का खूब यूज़ हुआ, और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। मतलब, और ऐसा नहीं है, इनमें क्या होता था, जो इनसे नीचे लोग थे जो इन पर ही आश्रित थे, तो उनको भी बहुत सारे राजनीतिक पद देते थे और ऊंचे पदों पर बैठाते थे, ठीक है, उन लोगों को भी। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। कहने का मतलब ये है, जब भाई वो देखते थे कि हाँ ये आदमी योग्य, तो उसे बैठा देते थे, फिर देखते थे ये आदमी योग्य, तो उसे हटाए, उसे बैठा देते थे। तो जो एक राजनीतिक पदों पर स्थिरता थी कि भाई ये है अब तो यही बहुत सालों तक रहेगा, कि अब ये आ गया तो अब यही बहुत सालों तक रहेगा, तो ये सारी चीज़ हट गई। अब जल्दी जल्दी हटने लग गए, जल्दी जल्दी बनने लग गए नए नए लोग, ठीक है। तो एक अस्थिरता पैदा होने लग गई थी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति जो वफादारी करते थे या वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं रहते थे। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो अब मैंने किसी को मैं मान लो एक शासक हूँ कोई, तो मैंने अपने गुलाम तैयार किए, तो जितनी वफादारी वो मेरे साथ निभाएंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो मेरा उत्तराधिकारी आया, वो बना राजा, मेरी मृत्यु हो गई, तो जितने वफादार वो मेरे साथ थे उतने वफादार वो उसके साथ नहीं होंगे, मेरे उत्तराधिकारी के साथ, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो, हाँ, सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। नए सुल्तान जो होते थे तो उनके अपने अलग नौकर होते थे और नए होते थे। तो नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। तो भाई सिंपल सी बात है भाई, हाँ, एक लाइन छूट गई। देखो, कहने का मतलब ये, तो उत्तराधिकारी को प्रति वफादार नहीं होते थे, तो नए सुल्तानों को अपने नए नौकर होते थे, ठीक है, नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप क्या होता था, किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए जो वफादार होते थे और पुराने जो वफादार सरदार होते थे, दोनों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। क्यों भाई, वो तो होगी, क्योंकि नए नौकर आए, वो अपने नए राजा के ज़्यादा वो होंगे क्लोज, और जो पुराने थे वो अपने इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, तो उनका थोड़ा वैसा पड़ जाता होगा मामला, ठीक है ना, इसलिए दोनों में टकराहट शुरू हो जाती थी। तो सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था। मतलब जो शासक होया करते थे वो नीचे वर्ग पर बहुत ध्यान दिया करते थे, उन्हें खुश रखा करते थे ज़्यादा, उनको संरक्षण दिया करते थे, मतलब सारी चीज़ें होती थी, उन्हें ज़्यादा कोऑपरेट किया करते थे नीचे तबके के लोगों को। तो जो उच्च वर्ग के लोग थे वो मतलब जलने से भी लग जाता, जेलस होती थी, या फिर मतलब उन्हें दिक्कत होती थी इन चीज़ों से, ठीक है ना। तो अब देखो, अब धक्का भी लगता था। और फारसी तवारीख के लेखकों ने, फारसी तवारीख आप समझ रहे होंगे, मतलब ऐसे लेख जो, मतलब ऐसे फारसी तवारीख का मतलब यहाँ पे बहुवचन से होगा, बहुत सारी फारसी तवारीख, ठीक है, उनके जो लेखक थे, जैसे लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। मतलब उन्होंने कहा कि ये चीज़ गलत है, निचले खानदान के लोग हैं और उन्हें आप ऊंचे खानदान पर बैठा रहे हैं, ये चीज़ गलत है, मतलब इस तरीके की उन्होंने आलोचना भी करी है फारसी तवारीख के जो लेखक हैं उन्होंने।
अब बात आती है सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन, मतलब सुल्तान जो मोहम्मद तुगलक थे उनके अधिकारी जन किस तरह के थे, क्या चीज़ थी। तो देखो सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज़ खुम्बार नामक, समझ के चलना, अजीज़ खुम्बार नामक कलाल, कलाल का मतलब होता है शराब बनाने और बेचने वाला, ठीक है, कलाल का मतलब शराब बनाने वाला और बेचने वाला। तो एक कलाल था जिसका नाम था अजीज़ खम्बर, उसको मोहम्मद तुगलक ने, ठीक है, फ़िरोज़ हज़ाम नामक नाई, नाई का मतलब आप जानते हैं जो बाल काटते हैं, तो फ़िरोज़ हज़ाम नामक नाई, मनका तब्बाख नामक बावर्ची और लड्डा तथा पीरा नामक मलियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। देख लो भाई साहब, मतलब अगर देखा रहा तो राजनीतिक जो स्थिति कितनी अच्छी थी कि नीचे तबके से लोग उठाकर बड़े बड़े पदों पर बैठाए जा करते थे। तो मोहम्मद तुगलक ने क्या किया था, एक शराब बेचने वाले को और बनाने वाले को, ठीक है, जिसका नाम था अजीज़ खुम्बार, और एक फ़िरोज़ हज़ाम जो नाई था, है ना, और एक मनका तब्बाख जो बावर्ची था, और लड्डा तथा पीरा जो माली थी, ठीक है ना, माली थे, उनको प्रशासनिक पदों पर बैठा, ऊंचे प्रशासनिक पदों पर। तो 14वीं शताब्दी के मध्य में एक इतिहासकार जिनका नाम था ज़ियाउद्दीन बर्नी, ज़ियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया है। मतलब जो इतिहासकार थे ज़ियाउद्दीन बर्नी, उन्होंने कहा है कि देखिएगा ये क्या है, ये राजनीतिक विवेक है कि उनका, लेकिन तो जो राजनीतिक विवेक है उसका नाश अगर हुआ है और शासन करने की जो उनमें अक्षमता यानी शासन नहीं कर पा रहे हैं, उसका कारण ये है कि इन्होंने नीचे तबके के लोगों को इस तरह के पद दिए। इन इतिहासकारों का जनाब का ये कहना है, ठीक है। अब आप देखो आगे क्या होता है। अब आपके ख्याल से बर्नी ने सुल्तान की आलोचना क्यों की थी, तो आपको क्या लग रहा है आपने उन्होंने क्यों की होगी, ठीक है ना। अब आप खुद सोचिए, जैसे आप अगर ये समझ के चलना कि शराब बनाने और बेचने वाले को अगर बढ़िया ऊंचे पद पर बैठा देंगे तो आप एक बात बताओ वो क्या करेंगे, हैं। अगर मान लो उन्हें जो भी पद दिया जाएगा, जो उनके जो जिस काम में निपुण हैं वो तो वही काम करेंगे ना अच्छे से। तो ऐसा राजनीतिक पद में तो कोई शराब बेचने और बनाने वाले का कोई मतलब है नहीं, ठीक है ना। लेकिन जैसे भी किया हो उन्होंने तो उनका मैटर है, एक अलग करता है। अब हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है। लेकिन आपको ये सोचने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि जब तक सोचेंगे नहीं तब तक अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। थोड़ा मंथन करने की ज़रूरत होती है हम लोगों को। अब बात आती है जो पहले वाले सुल्तानों को, जो पहले वाले जो सुल्तान थे उनकी तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया, ठीक है। ये इलाके जो होते थे वो इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले कहलाते थे इक्तेदार या फिर मुफ्ती, समझ के चलना। मतलब जो पहले वाले सुल्तान थे वो भी यही करते थे, लेकिन उन्हीं की तरह इन्होंने भी किया, जो खिलजी और तुगलक शासकों ने भी इसी तरीका से किया। उन्होंने क्या किया कि जो सेना नायक होते थे उनको बहुत अलग अलग इलाकों में भेज दिया जाता था, ठीक है। तो बोल दिया जाता था कि तुम सूबेदार हो, सूबेदार के रूप में भेजा जाता था, और जिस क्षेत्र में भेजते थे उसको बोला जाता था इक्ता, ठीक है। और अगर उस पर जो सूबेदार जाता था उसे बोलते थे इक्तेदार, क्लियर। और इक्तेदार या फिर मुक्ति, हाँ। अब मुक्ति का फ़र्ज होता था कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे, और राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका जो था वह था उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूलें और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें, ठीक है। और जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपने सत्ता के आगे झुकाने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने ज़मीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकार के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर होते थे, जैसे एक कृषि पर जिसे खराज कहा जाता था, और जो किसान की उपज होती थी उसका लगभग 50% होता था। दूसरा होता था मवेशियों पर, तीसरा होता था घरों पर, ठीक है। अब देखो
अब ये और बचा। अब यह याद रखना ज़रूरी है कि इस उपमहाद्वीप का जो काफ़ी बड़ा हिस्सा होता था दिल्ली के सुल्तानों का अधिकार से बाहर ही था। तो दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद, अब ये जो है, अब पहले इतना पढ़ लेते हैं, दोबारा समझ के चलते हैं इतना, है ना। अब देखो क्या होता है, पहले के जो लोग थे, सुल्तान थे, वो क्या करते थे, जो यहाँ तक तो मैंने बता ही दिया इक़्तिदार तक, ठीक है, इक़्तिदार तक समझ में आया होगा आपके। तो और इक़्तिदारों का काम क्या होता था, तो जो उन्हें इक़्ता मिला है उस इक़्तों में कानूनी व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है, और सारी चीज़ें अपनी अच्छी तरह से रखना। और सैनिक सेवाएँ जो होती थी उनके बदले उन्हें मुक्ति जो होते थे, जो सैनिक होते थे वो अपनी सेवाएँ देते थे, ठीक है ना। तो उनके बदले, सेवा के बदले उन्हें पैसे देना, तनख्वाह देना, ये भी किन का काम था, उन्हीं इक़्तिदारों का काम होता था। अब भाई जब तनख्वाह देंगे तो कहाँ से देंगे, तो तनख्वाह लेते थे, वो राजस्व मिलता था, जो जिस इलाके में होते थे वहाँ से वो कर वसूलते थे और उस कर से ही उनको तनख्वाह देते थे, ठीक है। अब वो कर जो वसूल रहे हैं वो कर कहीं ज़्यादा ना हो, इसलिए वो बिल्कुल जो निर्धारित कर होता था कि इतना ही वसूलना है, ठीक है, तो मतलब उतना ही वसूलना होता था उन्हें। अब इन पर नज़र कैसे रखनी है भाई, ये कहीं रिश्वतखोरी तो नहीं करना है, ठीक है, तो ऐसे नज़र रखना तो बहुत मुश्किल हो जाता। तो इसलिए उन्होंने एक काम किया था कि देखो इन लोगों को एक तो वंश द्वारा, मतलब जो अनुवांशिक पद होते हैं वो नहीं रहेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर ये इक़्तिदार है तो इनका बेटा आएगा वो भी इक़्तिदार बनेगा और इसी इलाके का बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उनका मतलब ये था कि देखो एक ही इंसान अगर इक़्तिदार है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका बेटा इक़्तिदार बने, ठीक है। और फिर उन्होंने एक शर्त रखी कि कोई भी व्यक्ति ज़्यादा दिनों तक एक इलाके में नहीं रहेगा, उसका स्थानांतरण कर दिया जाता था। तो इससे क्या था, जो रिश्वतखोरी होती थी वो बंद हो जाती, भ्रष्टाचार बंद हो जाता था और कम हो जाता था। अब बात आती है कि जैसे मान लो भ्रष्टाचार कोई करना चाहे तो ऐसे भी कर सकता है कि सैनिकों को जो वेतन देना होता था ना, देता तो इक़्तिदार ही था। तो उसने कहा कि अगर ऐसे तो मान लो जैसे अब सैनिक हैं, सैनिक मान लो 50, उसने बोल दिया 100 हैं, तो 100 लोगों की तनख्वाह मिलती थी तो 50 अपने पास रख लेगा। तो इसलिए उन्होंने उनकी भी एक ब्यौरा मांगा होता था कि जितने भी सैनिक हैं उनका मुझे मतलब लिस्ट वगैरह चाहिए, और पूरे जितने निर्धारित सैनिक हैं और सीमित सेनाएँ भी रखी जाती थी, ठीक है ना। इसलिए सारी मतलब प्रॉपर सुविधाएँ थी जिससे भ्रष्टाचार नहीं हो पाए, ठीक है। तो और अब तो सारा बता ही दिया मैंने। अब देखो आगे देखो, जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए। अब जब दिल्ली के जो सुल्तान थे वो शहरों से भी बहुत दूर तक जो इलाके थे उनको भी अपने अधिकार में ले आए थे। तो उन्होंने भूमि के जो स्वामी होते थे, मतलब सामंतों और जो अमीर लोग थे, उनको भी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया, क्योंकि मतलब वो थोड़ा विरोध टाइप का करते थे और नहीं मानते, स्वतंत्र रहना चाहते थे। तो लोगों ने उनको भी बाध्य किया था कि देखो अब मतलब आप हमारे एक प्रकार से अंडर में हैं तो मानना पड़ेगा सब कुछ। तो और यहाँ तक कि पहले क्या होता था, ये लोग कर लेते थे अपने इलाकों से, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब इक़्तिदारों ने इनको अपने अधीन कर लिया तो इन्होंने कहा अब तुम एक तो तुम कर लेना बंद करोगे और दूसरी चीज़ ये कि अब तुम भी कर दोगे। तो ये सारी चीज़ें थी, मतलब इस तरीके से इन्होंने किया। अब बात आती है, देखो हाँ, ये कि याद रखना ज़रूरी है कि उपमहाद्वीप का जो बहुत बड़ा हिस्सा था वो दिल्ली के सुल्तानों का अभी तक अधिकार में नहीं था, ठीक है, ये याद रखना है अभी तक। तो देखो दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था, इसलिए दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। देखो क्या कहा है, मतलब कि जो वो था बंगाल, दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण बहुत कठिन था, तो दक्षिण भारत की विजय हुई तो तैसे ही क्या हुआ, दक्षिण भारत में कि इधर ज़्यादा वो ध्यान हो गया, तो इधर पूरा जैसे ध्यान हुआ वैसे ही पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएँ अक्षम थीं। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया और अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर ज़बरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, लेकिन वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था, ठीक है। अब देखो बात आती है सरदार और उनकी किलेबंदी। तो अफ्रीकी देश में एक जगह है मोरक्को। तो मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए एक यात्री जिनका नाम था इब्न बतूता। तो इब्न बतूता ने यह बतलाया कि सरदार कभी कभी चट्टानी, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी जैसे इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में भी रहते थे। भारत में बांस जो पोला नहीं होता, ठीक है ना, भारत में बांस पोला नहीं होता, यह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता है और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते थे जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम करते थे। इस दीवार के घेरे में उनके मवेशी और फसल रहते थे। अंदर ही पानी भी उबलता रहता था, अर्थात वहाँ
एकत्रित हुआ वर्षा का जल, इसलिए इन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के लिए बिना हराया नहीं जा सकता था। समझ में आया? मतलब इसलिए इन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता था। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खासतौर से तैयार किए गए औजारों से बाँसों को काट डालती थीं। समझ में आया? मतलब इतनी ताकतवर इनकी सेनाएं भी होती थीं। ठीक है, अब बात आती है चंगेज़ खां। जो चंगेज़ खां है, इसको इंग्लिश में जो लिखते हैं, ठीक है ना, तो चंगेज़ खां और इंग्लिश में लिखते हैं उसको यंगेज़ खां। ठीक है, इसके नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना, जिसे आधुनिक जो बोलते हैं उज्बेकिस्तान, तो उज्बेकिस्तान को 1219 के समथिंग बोलते थे, ट्रांस ऑक्सियाना, ठीक है, उस पर हमला किया। किसने? चंगेज़ खान ने। देखो चंगेज़ खान बहुत ही एक प्रकार से आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा महान शासक रहा है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आता है कि जब जब चंगेज़ खान का वो होता है तो बहुत मज़ा आता है। ठीक है, पढ़ेंगे इसके बारे में तब। तो जो चंगेज़ खान था, इसने मंगोलों पर अटैक किया 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में। ठीक है, मतलब उज्बेकिस्तान पर किया था। इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। क्यों झेलना पड़ा? देखो अब बताऊंगा मैं आपको क्यों झेलना पड़ा। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के दावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। आइए देखें तो सुल्तानों ने चुनौती सामने कैसे किया। देखो पहली बात ये है कि चंगेज़ खान दिल्ली में आया क्यों, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो चंगेज़ खान का एक भाई था, उसको मारा था इसे उज्बेकिस्तान के एक शासक ने। ठीक है, अभी मैं ज़्यादा डेटा नहीं बताऊंगा जिससे कि आप भ्रमित ना हो जाएं, इसलिए मैं कम डेटा बताऊंगा, लेकिन एक कहानी के रूप में तो बता ही सकता हूँ। जो चंगेज़ खान था उसका एक भाई था। ठीक है, उसको एक उज्बेकिस्तान के एक सरदार था, मतलब शासक था, कोई भी छोटा ही शासक था, उसने मार दिया था। तो उसको मारने के पीछे आ रहा था चंगेज़ खान। तो वो जो व्यक्ति था वो आकर छिप गया दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में इसके आगे शरण ली और उसने बोला कि मैं आपके मतलब अधीन आना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरा संरक्षण करें। लेकिन जब दिल्ली के सुल्तान को पता पड़ा कि उसने कहा ऐसे ऐसे चंगेज़ खान आ रहा है, ठीक है, तो उसने कहा कि भाई मैं कुछ मदद नहीं कर सकता ऐसे ऐसे, नहीं तो हमारी दिल्ली को उजाड़ देगा। और यही हुआ, क्योंकि उसने जो चंगेज़ खान था उसने बोल भी दिया कि देखो ऐसा नहीं है कि तुम अगर उन्हें संरक्षण दोगे तो बच जाएगा। अंतर यह है कि वो तो मरेगा ही मरेगा, लेकिन तुम्हारी दिल्ली को भी मैं तहस नहस कर दूँगा। ठीक है, तो जो शासक था उस वक्त वहाँ का, तो उसने कहा बोला कि यार चलो भाई ठीक है, मैं क्यों करूँ ऐसा। ठीक है, तो उसने बोल दिया कि आप आ जाओ, इन्हें ले जाओ भाई, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने उसका साथ नहीं दिया। ऐसे इस कदर वो चंगेज़ खान पहली बार आया तो दिल्ली पर, लेकिन दिल्ली पर उसने अटैक नहीं किया। ठीक है, लेकिन वही बोलते हैं ना कि मतलब जब किसी चीज़ को कोई चीज़ दिख जाती है, मान लो शेर को शिकार दिख गया तो एक बार छोड़ सकता है, लेकिन बार बार थोड़े ना एक दिन आएगा तो ज़रूर। तो चंगेज़ खान जब देख तो गया कि दिल्ली कितनी बढ़िया है। ठीक है, तो लेकिन वो उस वक्त तो वादे के मुताबिक चला गया, उसने जो प्रॉमिस किया था। लेकिन फिर कुछ ही सालों बाद वो दोबारा भी उसने अटैक किया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब बात आती है आगे की। देखो अब जो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, इन दोनों में ये कंपेयर की कोई बात आई है शायद, तो पढ़ते हैं दोबारा क्या क्या चीज़ है। इन दोनों के शासनकाल की बात चलेगी शायद। देखो अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली पर 2 हमले हुए। अलाउद्दीन ने दिल्ली पर 2 बार हमले हुए, 1299 में और 1299 या 1300, मान लो एक प्रकार से एक ही बात होती है, एक साल की बात है। और दूसरा हुआ 1302 या फिर 1303 में। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की थी। ठीक है, और मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ था, मंगोल सेना परास्त हो गई थी। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांसऑक्सियाना पर आक्रमण की योजना बना ली। ये लोग मतलब उज्बेकिस्तान पर हमला करने की योजना बना ली। एक स्थायी सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था। ओके, अब देखो पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक मैंने दिखाया था, वहाँ पर एक नया गैरिसन शहर बनाया था। गैरिसन शहर का मतलब समझ गया, जहाँ पर सैनिक लोग जो थे वो निवास करते थे वो। ठीक है, अब देखो नया गैरिसन शहर अब इधर मोहम्मद तुगलक के सामने आ गया। अब देखो मैं ऐसे ही पढ़ता रहूँगा, आप समझते जाना। ठीक है, ये पढ़ने के बाद तुरंत मैं इधर आ जाया करूँगा, फिर ये पढ़ूँगा, फिर मैं इधर आ जाया करूँगा। ठीक है, जिससे टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब देखो नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर, जिसका नाम था दहली कोहना, निवासियों से खाली करवाया गया और वहाँ पर सैनिक छावनी बना दी गई। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। ठीक है, अब फिर इधर आ जाओ। अब सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया। किसानों की पैदावार का 50% से लेकर 50% हिस्सा लगभग कर के रूप में
तय किया गया था। ठीक है, अब देखो सेना को खिलाने के लिए इसके यहाँ पर क्या किया गया, तो सेना को खिलाने के लिए इसके उसी के इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया गया। लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की ज़रूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ा हुआ था, समझ लेना, अकाल भी पड़ा था इसी वजह से। अब देखो इधर आ जाओ, सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। मतलब पहले क्या होता था, सेना लोग जो होते थे, जिस राज्य को जीतते थे तो वहाँ की ज़मीन ज़्यादा होती थी तो वो एकते के रूप में उन्हीं सेना को दे दी जाती थी। लेकिन इसने क्या किया, इसने उनको वेतन देना स्टार्ट किया। ठीक है, नगद वेतन देना तय किया। तो सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। ठीक है, अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सजा भी मिलती थी। ठीक है, अब इधर देखो, तो मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन यानी कि सांकेतिक मुद्रा चलाई। ये सिक्के जो होते थे वो धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के ना होकर सस्ते धातु के बनवाए। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था, वे बड़े चतुर थे। उन्होंने अपने सोने चांदी के सिक्के से बचा कर रख लेते थे। ठीक है, वे अपने सोने चांदी के सिक्के जो थे वे बचा कर रख लेते थे और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी बड़े आसानी से बनाए जा सकते थे। इस तरीके के सिक्के थे। तो अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में जो कमी थी वो और बाज़ारों में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उस शासनकाल की बहुत प्रशंसा की है। मंगोल आक्रमणों के खतरे का जो सफल वो किया उन्होंने एकदम सामना, उसकी भी काफ़ी सारी प्रशंसा की है, उसने सफलतापूर्वक सामना किया। अब मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे हैं। ठीक है, मतलब इसने एक प्रकार से, आप देखो मोहम्मद जो तुगलक था ना, मैं इसके बारे में बताऊंगा, ये पढ़ा लिखा था बहुत। ठीक है, लेकिन इसने जो भी किया एक प्रकार से आप कह सकते हो योजना तो इसने बहुत निकाली। ठीक है, लेकिन एक प्रकार से इसके कदम रहे असफल। तो कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा। तब उसने तूरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इस बीच उसने प्रशासनिक संबंधी जो कदम उठाए उनसे कई परेशानियां पैदा हो गई। दौलताबाद ले जाने से लोग जो थे वो बहुत नाराज़ थे। ठीक है, अब देखो, करों में वृद्धि हुई और गंगा यमुना के दोआब में अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत होती है उस पर उतर आई। अब मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। मतलब जो भी किया सब असफल रहा। ठीक है, इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाकों को फतेह करने के अभियान की योजना बनाई थी। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा था। ठीक है, अब देखो 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत कैसी थी। अब आ गए 15वीं और 16वीं शताब्दी में। तो देखो आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंशों का राज्य रहा है, बिल्कुल रहा है। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा और गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानी समृद्ध थी और राज्य जो होते थे वो फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक भी उभरे। कैसे, तो देखो इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली भी थे। उनका शासन जो होता था बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूरी जो कि 1540 से लेकर 1545 तक रहा था, उसने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट जो हुमायूं था उसने 1530 से लेकर 1540 फिर दोबारा बना था 1555 से 1556 तक, उसको चुनौती दी थी और परास्त किया। मतलब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। अब शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। हालांकि सूरी वंश ने केवल 15 वर्ष ही शासन कर पाया, 1540 से लेकर 1555 तक। फिर आ गया दोबारा हुमायूं। ठीक है, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया था। महान सम्राट जो अकबर हैं, जो 1556 से लेकर 1505 तक रहे हैं, जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। मतलब इतना अच्छा प्रशासन चलाया था शेरशाह सूरी ने। ठीक है, अब बात आती है 3 श्रेणियाँ, ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्म युद्ध। तो ये क्या चीज़ें, तो ये पढ़िएगा। देखो ये अन्यत्र चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज बहुत ज़रूरी होती है। देखो 3 श्रेणियों का विचार। सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में
सूत्रबद्ध किया गया। इसके अनुसार समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था, प्रार्थना करने वाले वर्ग, युद्ध करने वाले वर्ग और खेती करने वाले वर्ग। 3 वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था। मतलब ईसाई धर्म जो ईसाई धर्म था वो भी इसको समर्थन देता था, इस बात को वह भी सहमत था। इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को और भी दृढ़ करने में सहायता मिलती थी। इसी विभाजन से योद्धाओं को एक नया समूह भी उभरा। इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। ठीक है, अब देखो, ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षण देता था और अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में इनका उपयोग करता था। नाइटों से अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहें। कोशिश यह रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने भेज दिया जाए जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप जो सैनिक होते थे, अभियानों की एक श्रृंखला चली जिसे बोला जाता क्रूसेड, धर्मयुद्ध कहा गया। ईश्वर तथा धर्म की सेवा में किए गए इन अभियानों ने नाइटों की हैसियत पूरी तरह बदल डाली। पहले इन नाइटों की गिनती कुलीनों में नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक और जर्मनी में उससे 1 सदी बाद इन योद्धाओं के दीनहीन अतीत को भुला दिया गया था और 12वीं सदी तक कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट कहलाना चाहने लगे थे। वो कहते थे कि हमें भी नाइट बोलो, ठीक है ना। और नाइट कौन होते थे? जो एक योद्धाओं का समूह होता था उसी को तो बोलते थे नाइट। ठीक है, देखो अब बात आती है, ये तो हो गया एक्स्ट्रा ख़त्म हो गया। अब देखो बात आती है कि क्या चीज़ है। तो दिल्ली में पहले किसकी राजधानी स्थापित की गई? सबसे आई थिंक चौथी जन 5वीं लाइन में इसका आंसर है। ठीक है, अब दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी? बिल्कुल, ये तो मैंने आपको अलग से दोबारा डिफाइन किया था कि दिल्ली के सुल्तान के जो शासनकाल था तो वहाँ पर क्या थी प्रशासन की भाषा। और किसके शासन के दौरान सुल्तानों का सबसे अधिक विस्तार हुआ? इब्न बतूता किस देश से भारत में आया? अब देखो, ये इब्न बतूता किस देश से भारत में आया, ये तो तुम्हें ये पता होना ही चाहिए। बल्कि तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि इब्न बतूता किस शासन काल के जो शासक था, किस शासक के शासनकाल में आया और किस डेट में आया। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अब देखो, एकता किसे कहते हैं? मैं आपको वैसे तो बताता नहीं हूँ, लेकिन चलो मैं आज तुम्हें दोबारा बता दे रहा हूँ क्योंकि 2 पार्ट हो चुके हैं, इसलिए शायद तुम्हें याद नहीं रहा हो। तो एकता क्या करूँ, बताऊँ यार नहीं बताऊँ? चलो बता ही देता हूँ। चलो क्या करूँगा बता के एकता जो था एक इलाका होता था जहाँ पर सूबेदार भेजे जाते थे, ठीक है, जिन्हें इख्तियार बोला जाता था। जैसे और एकता एक जो पहले ये था, जैसे मान लो कहीं भी सैनिक युद्ध करने गए और जीत जाते थे तो बाद में क्या होता था, वहाँ की जो ज़मीनें थी वहीं के सैनिकों को दे दी जाती थी। ठीक है, इस तरीके से एकता होता था। अब ये तारीख यार क्या, चलो अब ये आपको मैं बता ही चुका हूँ। वैसे आपको ये खुद करता, मैं नियम नहीं बदलूंगा, जैसे मैं करता हूँ वही रहेंगे। ठीक है, नियम सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, इन पर आपको खुद विचार करना है। ठीक है, और ये अगला जो चैप्टर होगा वो होगा मुग़ल साम्राज्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, जब हम आएंगे अगले दिन तो हम करेंगे मुग़ल साम्राज्य। ठीक है, मुग़ल साम्राज्य स्थापित करेंगे और कहेंगे कि आ गए भाई मुग़ल। ठीक है, और आज की वीडियो काफ़ी बड़ी भी हो चुकी है, जैसे इसका टाइम हो चुका है 37 मिनट के समथिंग हो चुका है, तो काफ़ी टाइम हो चुका है। और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करना, और अगर हाँ विस्तार से पढ़ना है तो बने रहिए हमारे साथ, और एक न एक दिन हम मुकाम छुएंगे गारंटी के साथ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। ओके, बाय।